पहली न्यूज़ समझो क्या है। द हिंदू में न्यूज़ आई थी तेजस पे। व्हाट इज तेजस? तेजस क्या है? बोलो, व्हाट इज तेजस? वेरी गुड। दो तीन पॉइंट्स याद रखेंगे इसमें हम। तेजस क्या है? एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। वाई तेजस बिकम्स इंपॉर्टेंट? जैसे ब्रह्मोस याद है? ब्रह्मोस मिसाइल है, किसने किसने बनाई है? वेरी गुड। दिस स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्र, मॉस स्टैंड्स फॉर मॉस्को। ठीक। तेजस क्या है? एक एयरक्राफ्ट है। क्या है ये? एयरक्राफ्ट। फर्स्ट थिंग दैट वी शुड रिमेंबर इज इट इज इंडिजिनस। इट इज इंडिजिनस मतलब मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। अब देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एचएएल के साथ, एचएएल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक। आर&डी करता है डिफेंस में। क्या करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। किसमें? डिफेंस में। ठीक। अब एक चीज यहां पे सीखो, अगर हमारे कंट्री को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना होता है तो परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसका हेड कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक। दूसरी चीज क्या याद रखोगे? जो तुम्हारा तेजस है ना, इसकी जो स्पीड है ये है सुपरसोनिक। ना व्हाट इज सुपरसोनिक? टेल मी। देखो, स्पीड ऑफ साउंड होती है लगभग, एग्जैक्ट नहीं याद रखनी है, बट 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब साउंड निकलेगी तो 330 मीटर पहुंच जाएगी एक सेकंड में। तो हम एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है वो मैक में करते हैं। किसमें? मैक। ठीक। जैसे वाटर को किसमें मेजर करते हैं? वाटर की अगर हमें लेंथ नापनी है, नॉटिकल माइल्स। 2022 क्लैट पीवाईक्यू याद है? नॉटिकल माइल्स। ऐसे ही एयरक्राफ्ट की स्पीड मेजर होती है मैक्स में। मैक क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड। ठीक। अगर स्पीड ऑफ साउंड ये यूनिट 1 से कम है तो मिसाइल कहलाएगी सोनिक। 1 से 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा है तो 5 मैक्स से ज़्यादा स्पीड है। मतलब अगर एयरक्राफ्ट 1500 मीटर पर सेकंड जा रहा है, मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला? सोनिक मिसाइल होगी जो 1 मैक्स से कम होगी। मैक की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड। अगर मेरा एयरक्राफ्ट एक सेकंड में 330 मीटर जाता है तो वो मिसाइल कैसी कहलाएगी? एयरक्राफ्ट सोनिक। अगर उसकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच में है, मतलब 300 से 1500 मीटर पर सेकंड, तो कैसी हो गई? सुपरसोनिक। और 5 मैक से ऊपर है तो हाइपरसोनिक। मतलब अगर जो मेरा एयरक्राफ्ट है दैट इज रनिंग अबव 1500 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरसोनिक। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। पक्का? एयरक्राफ्ट किसमें मेजर होता है स्पीड? मैक्स में। 1 मैक इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। अब ये तेजस कैसा है? सुपरसोनिक। मतलब इसकी स्पीड यहाँ पे आती होगी। तो पहली चीज याद रखेंगे, तेजस में क्या? इंडिजिनस है। किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। कोई भी अगर हम डिफेंस एक्विजिशन करेंगे तो कौन करेगा? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच इज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। तेजस का स्पीड कहाँ पे आएगा? तेजस इज अ सुपरसोनिक। बस 4 चीज़ें याद रखेंगे। चलें आगे? पक्का? मेक दिस चार्ट एंड लेट अस प्रोसीड। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, है ना? चले आगे? एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? हाँ। यार अभी तुम्हें याद रखो, अगर नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज है तो हाइपरसोनिक होगी। यही तो दिमाग लगाना है। अगर कोई चीज़ 1.5 किलोमीटर पर सेकंड से भाग रही है तो देख पाओगे? कहाँ देख पाओगे भाई? जो क्रिकेट क्रिकेट बॉल होती है डिलीवरी, शोएब अख्तर यूज टू कितनी स्पीड पे बॉल फेंकता था? 160 किलोमीटर पर पर आवर भाई, पर आवर। तो वो बॉल दिखती है? अभी हम खेलेंगे तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, है ना? तो जब जो चीज़ जब वो नहीं देख पा रही आंखें, अनलेस वी आर ट्रेंड, तो ये मिसाइल का हाइपरसोनिक कहाँ से दिखेगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी तो मैंने तुमको ये पढ़ाया भाई। ये तो तुमको वहाँ तुरंत दिमाग लगा देना है। इफ नॉट विजिबल टू ह्यूमन आए मतलब हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक बनती होगी तभी तो हाइपरसोनिक है। पक्का? चलें आगे? चलो। चीज इंपॉर्टेंट है, एक लाइन याद रखेंगे, इससे ज़्यादा याद नहीं रखेंगे। उससे में क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, नहीं तो किसी से नहीं बन रहा होगा मोस्टली। आदिवानी क्या है? ये बताया मैंने, आदिवानी। वेरी गुड। याद कैसे रखोगे? आदि मीन्स एंशियंट। आदि मीन्स एंशियंट, आदि मानव, है ना? आदि। अब आदि वाणी मीन्स, वाणी मीन्स योर लैंग्वेज, है ना? योर लिंगुआ, योर लैंग्वेज, वॉट एवर यू स्पीक। तो आदि वाणी। अब सिंस हमारे लिए ट्राइबल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल्स के पास ही बहुत सारा टेक्निकल नो हाउ है, उनके पास अपने खुद के तरीके हैं, है ना? तो हमें उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व करना जरूरी है ना? उनके कल्चर को समझना जरूरी है, और उनके कल्चर को समझने के लिए उनकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो अभी क्या किया हमारे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, एक एआई पावर ट्रांसलेटर बना दिया फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। बस इतनी सी याद रखो, आदिवानी क्या है? इट इज एन एआई ट्रांसलेटर जो हमें
क्या करता है? ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। ट्राइबल से और क्या क्या याद रखेंगे? इसमें एक चीज और याद रखना कि ये जो आदिवानी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इसका मिनिस्टर तुम खुद देखोगे कौन है। ट्राइबल्स में और क्या इंपॉर्टेंट है? करंट अफेयर ये याद है? शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6? एट पीवाईक्यू 3 बार आया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, सुनो, पहली बात तो शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट। लॉयर लिस्ट कभी नहीं बोलता, वो शेड्यूल बोलेगा। दिस इज समथिंग मेंशनड इन शेड्यूल 5, मतलब लिस्ट नंबर 5। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली कितने शेड्यूल थे? 8 क्लैट पीवाईक्यू। अभी कितने शेड्यूल्स हैं? 12। क्लैट 2022 में 3 क्वेश्चन आए हैं शेड्यूल से। हमारे लिए सारे शेड्यूल याद करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 1 में क्या मेंशनड है? जल्दी बताओ और जाके चेक करना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं शेड्यूल पे। पहला क्या है शेड्यूल? जल्दी बोलो। हाँ, देखो शेड्यूल 1 इज क्लैट 2016। शेड्यूल 1 बताता है इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स होंगे, है ना। लिस्ट बन जाएगी, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ऐसी लिस्ट बनेगी। और उसकी भी लिस्ट बनेगी किसकी? यूटीज की। तो शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं इंडिया में कौन से स्टेट्स होंगे और कौन से यूनियन टेरिटरी। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 हमें बताता है हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। उनकी सैलरी कितनी होगी, प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी, पीएम की सैलरी कितनी होगी, हमें शेड्यूल 2 बताता है। शेड्यूल 3 क्या बताता है? वेरी गुड, ओथ। कौन किसको ओथ दिलाएगा? इस बार ओथ इंपॉर्टेंट हो जाएगी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की। और अभी बीआर गवई के साथ भी हो गया इंसिडेंट, तो सीजीआई की भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 क्या बताता है? ये भी क्लैट पीवाईक्यू। राज्यसभा सीट्स। राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी है? 250, और 245 अभी ऑक्यूपाइड है, इसमें से 12 नॉमिनेटेड है और 233 इलेक्टेड है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल प्रेफरेबल वोट। रिटायरिंग एज ऑफ राज्यसभा एमपी इज, रिटायरिंग एज ऑफ राज्यसभा एमपी। भाई एमपी की कोई रिटायरिंग एज ही नहीं होती, नहीं तो मोदी जी अब तक हट चुके होते। टेन्योर होता है 6 ईयर्स का। टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स का। रिमूवल कैसे होगा राज्यसभा एमपी का? कोई रिमूवल नहीं होता भाई, या तो डेथ हो जाएगी, रिजाइन कर देगा, या रिमूव हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ से। याद आ गया? पक्का। राज्यसभा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था। और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है राज्यसभा का? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। इंडिया की फर्स्ट राज्यसभा का प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट राज्यसभा का चेयरमैन। वेरी गुड। इंडिया का पहला पहला क्या वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा? पहला राज्यसभा का चेयरमैन। राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई थी 1952, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु इज आल्सो कॉल्ड एज द नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। समझ में आया यहाँ तक? पक्का। ये जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, ये किस ग्राउंड पे नॉमिनेट होते हैं? क्लैट पीवाईक्यू। लिटरेचर, साइंस और आर्ट्स, और आर्ट्स में आ गया ना कल्चर, और लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल वर्क। याद रखोगे, सचिन तेंदुलकर को इसी बेसिस पे मिल गया एलसैस। आगे चलो। राज्यसभा की रिटायरिंग एज नहीं है, 6 ईयर्स में हट जाता है। एवरी सेकंड ईयर, हर 2 साल में 1/3 पीपल रिटायर। यहाँ तक समझ में आया? राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द परमानेंट हाउस और द अपर हाउस। यहाँ तक समझ में आया? पक्का। करंटली राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वेरी गुड, सीपी राधाकृष्णन, बिकॉज ही ऑल्सो द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं याद है तो अभी सितंबर में आना है, अभी इलेक्शन हुआ है। ठीक, सीपी राधा कृष्णन। समझ में आया तक? पक्का। रिमूवल, अब इस पे आ जाओ। राज्यसभा का जो चेयरमैन है, इसका रिमूवल कैसे होगा? बोला इसने सही है, लेकिन दोनों जगह इनिशिएट हो सकता है। तुम अपना कंसेप्ट ध्यान रखोगे कैसे? सुनो, अगर इलेक्शन की बात की जाए कि इलेक्ट कैसे होगा, तो ऑल एमपीज ऑफ लोकसभा एंड, इसमें नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे। नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट में नहीं आएगा, क्यों? प्रेसिडेंट ने ही उनको नॉमिनेट किया है, तो वोट हम ही को दे देगा। लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट का तो कोई रोल नहीं ना, तो वाइस प्रेसिडेंट में ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, अब इसका रिमूवल होना है। इसका रिमूवल होना है वाइस प्रेसिडेंट का। कैसे होगा? पढ़ाया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, आई हैव टॉट यू दिस। जल्दी बताओ। मेरी बात सुनो,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता है। पहली शर्त यह है कि अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना है तो कम से कम 100 MP साइन करना पड़ेगा। इसीलिए जयदीप धाकड़ का रिमूवल हुआ, क्योंकि जयदीप, और अगर राज्यसभा में रिमूवल होना है तो 50 MP चाहिए। जगदीप माथुर ने क्या किया, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर, तो उनकी पहले से नहीं बन रही थी। जस्टिस वर्मा का केस था ना, 14 करोड़ कैश मिला था, तो जस्टिस वर्मा है तो उसी फर्टर्निटी के, तो इन्होंने क्या किया, अब जस्टिस वर्मा के वहाँ कैश मिला अप्रैल में। इंडिया में 3 सेशन लगते हैं, बजट, मानसून और विंटर। लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? बजट। और शॉर्टेस्ट विंटर। और ये कन्वेंशन है, ये ऐसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए बस। तो अगर साल में 2 भी होंगे तो चलेगा। ये हम करते आ रहे हैं, इसलिए चल रहा है TMW। अब बजट सेशन हो चुका था, उसके बाद कैश मिला किसके वहाँ, जस्टिस वर्मा के वहाँ। अब जब मानसून सेशन लगी अभी, तो निकल गया जुलाई वुलाई, तो जगदीप धाकड़ ने क्या किया, ये 50 MP का रेजिग्नेशन ले लिया राज्यसभा में, क्योंकि इनिशिएट भी करना है रिमूवल। अभी रिमूवल हुआ नहीं है, अभी रिमूवल हुआ नहीं है। अगर हमें इनिशिएट भी करना है तो हमें कितने MPs का साइन चाहिए? और जब हम अभी जज का रिमूवल पढ़ रहे हैं, जज का रिमूवल वुड बी सेम एज UPSC का कोई मेंबर हो, इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, हाई कोर्ट। हाँ, नहीं, तीनों का। कोई भी इलेक्शन कमीशन, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। UPSC मेंशन है आर्टिकल 315 में, याद रखना, क्लैट PYQ। इलेक्शन कमीशन मेंशन है 324 में, कैग मेंशन है 148 में, और हाई कोर्ट मेंशन है 214 में। इन सब का रिमूवल करना है तो एक ही तरीका लगेगा, जो तरीका मैं भी बता रहा हूँ। 100 MP या तो यहाँ साइन करें, 50 MP यहाँ साइन करें, राज्यसभा में वैल्यू ज़्यादा दे देते हैं, ठीक। धाकड़ साहब ने क्या किया, ये 50 MPs का रेजिग्नेशन ले लिया, और ये 50 MPs ऑपोजिशन पार्टी के भी थे। ये चीज़ बीजेपी को अच्छी नहीं लगी, तो बीजेपी ने रिमूवल कर दिया किसका, जगदीप धाकड़ का। इसलिए तुम देखो कि जस्टिस वर्मा का रिमूवल का जो काम आया, वो फिर ओम बिरला ने इनिशिएट कर दिया। जब तक ये धाकड़ लेते, तब तक ओम बिरला ने लोकसभा में 100 MP से साइन कर ली, और बीजेपी के पास 100 MP तो वहाँ पे है ही लोकसभा में, 240 तो है ही स्ट्रेंथ। हाँ, नहीं, क्या बोल रहे हो, तो कोरम होता है। 1/10 इसलिए होता है कि अगर मुझे सेशन चलाना है लोकसभा या राज्यसभा का, कम से कम 1/10 पीपल बैठे होने चाहिए, तभी मैं सेशन चलाऊंगा। ये होता है 1/10, इसको बोलते हैं कोरम। कोरम फ्लैट PYQ एट में आया हुआ है। मतलब अगर लोकसभा का सेशन चलाना है तो कम से कम 55 MP बैठा होना चाहिए, और राज्यसभा का चलाना है तो कम से कम, बोलो टेल मी अर्चित, इफ आई हैव टू पुट स्टार्ट अ सेशन ऑफ राज्यसभा, हाउ मेनी MP शुड बी देयर? 25, 10%। ये बोलते हैं कोरम, ठीक है। अब सुनो, अब ये दोनों साइन कर देंगे, साइन कर देंगे। इसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद तुमको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कराना पड़ेगा। जब तुम 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करा लोगे, रिमूवल हो जाएगी। समझे? धाकड़ ने इसीलिए तो रिजाइन किया, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बोल के, क्योंकि ईगो हर्ट हो गया। तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ने तो तुमको ये ताकत दे रखी थी ना। अगर मैंने ये भी यूज कर ली तो बीजेपी को ये खराब लगा। वाई आर यू टेकिंग द रिमूवल फ्रॉम ऑपोजिशन इफ वी हैड 100 MPs हेयर? समझ रहे हो? इसीलिए रातों रात रिजाइन किया, और रातों रात ओम बिरला ने यहाँ पे 100 MP से साइन करा ली। और इनका जो रिमूवल है वो कहाँ से इनिशिएट हो गया? लोकसभा, याद रखना। और ये रिमूवल यहाँ सब जगह काम चल जाएगा, इसमें से किसी का भी रिमूवल करना होगा। अब इसलिए तुम देखो इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार का नाम आ रहा है, इनका भी रिमूवल होना तो ऐसे ही होगा। समझ में आया? पक्का 100%? चले। अरे कोई दूसरा नाम होगा यार, ज्ञानेश कुमार ही है। अब देखो, अब इसमें देखो हम शेड्यूल कहाँ तक आ गए थे, शेड्यूल 4 तक आ गए थे। शेड्यूल 4 था राज्यसभा में सीट एलोकेशन। सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिल रखी है? यूपी को, ऑब्वियसली, है ना। चले आगे। इसके बाद देखो शेड्यूल 5 क्या है। शेड्यूल 5 क्लैट 2019, शेड्यूल 6 क्लैट 2022। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 क्या है? शेड्यूल 5 हमारे देश में ट्राइबल रीजन्स को कुछ ऑटोनॉमी देता है। ट्राइबल्स का कल्चर अलग है, ट्राइबल का लैंग्वेज अलग है, ट्राइबल के तौर तरीके अलग हैं, शादी करने के अलग अलग हैं तरीके, कस्टम्स अलग हैं। इसलिए हमने ट्राइबल्स को थोड़ी क्या दे दी, ऑटोनॉमी, कि तुम अपने हिसाब से चला लो भाई। इसलिए तुमने देखा होगा एक चीज़ होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जो गवर्नर बनाता है। मान लो ये है मणिपुर, मणिपुर में वो क्या करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में उसको पता है कि यहाँ पे एक टाइप की ट्राइब रहती है, इसका कल्चर अलग है, तो वो डिस्ट्रिक्ट को अलग तोड़ देगा और उस डिस्ट्रिक्ट को बना देगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उसमें ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, उस जिले के उस एरिया के रूल्स थोड़े अलग होंगे। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट कहता है आप एक ही वाइफ रख सकते हो, पर ट्राइबल का हो सकता है लॉ कहता हो आप 4 वाइफ रख लो, तो वहाँ पे आप अलाउ होगा ये सब चीज़। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता कौन है? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। रिमेंबर, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 क्या करता है, देश में जितने शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहाँ पे ये ट्राइब्स को राइट नहीं मिल रहे, सारे स्टेट्स की बात करेगा। और जो शेड्यूल 6 है ये स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स की बात करेगा। यही क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया गया, याद रखो। ता, मे, मी, टी फॉर त्रिपुरा, ए फॉर असम, मे फॉर मेघालय, मी फॉर मिजोरम।
समझ में आया? पक्का? द ओनली डिफरेंस इज शेड्यूल 5 केटर्स टू ऑल द स्टेट्स, शेड्यूल 6 केटर्स टू स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो शेड्यूल 6 के लिए हो रहे हैं कि एक तो तुम हमें स्टेटहुड दो, कि तुम हमें स्टेट बनाओ, और दूसरा हमें शेड्यूल 6 में डालो। जब तुम हमें शेड्यूल 6 में डालोगे तो वहां के गवर्नर हमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने देंगे, क्योंकि लद्दाख में भी देयर आर अ लॉट ऑफ ट्राइब्स। कैसे याद रखोगे? एक मिनिस्ट्री आयुष, सुना है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नाम नहीं सुना? मैंने पढ़ाया भी है। ए फॉर आयुर्वेद, ए फॉर इंडिया में जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, भाई ध्यान रखना, ये सब पूछता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उसके लिए एक मिनिस्ट्री बना रखी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर युद्धा, युद्धा जैसे एक आयुर्वेद होता है वैसे वाई है युद्धा। यू फॉर यूनानी, जो तुम्हारे ये आता है रुआवजा, ये सब यूनानी पे काम करते हैं। एक तुमने सुना है ना हमदर्द नाम की कंपनी, जिसका ई सब गोल आता है, रुआवजा आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। दिल्ली में आज भी है, बहुत पुराना फर्म है इनकी। आधी फैमिली पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी, आधी इंडिया में रह गई थी, एक भी बहुत लड़ाई चलती है इनकी। चलो, तो यू फॉर यूनानी है ना, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। इसमें एक चीज और ऐड होती है, सोवा रिक्पा। सोवा रिक्पा, सोवा रिक्पा क्या है? लद्दाख का ट्रेडिशनल मेडिसिन है। इससे ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लद्दाख के पास अपना खुद का इतना रिच कल्चर है, इसीलिए लद्दाख कह रहा है मुझे शेड्यूल 6 में एंट्री दो ताकि मैं अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकूं। समझ गए? पक्का? शेड्यूल 7 क्या है बताओ? व्हाट इज शेड्यूल 7? 8 है, 2014, क्लैट 2014। शेड्यूल 7 क्या है? 3 लिस्ट। ये 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया? जर्मनी से हमने इमरजेंसी लिया है। जर, जर्मनी हमने जर्मनी हमने इमरजेंसी से लिया है। कनाडा से लिया कि ऑस्ट्रेलिया से लिया है? चलिए देख लेना, खुद ही देख लेना भाई। उसने फिर कनाडा से लिया, कहीं से लिया होगा, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा एक चीज याद रखो, देखो ये चेक कर लेना, इसमें जो इसमें 3 लिस्ट है, देखो सेंटर, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये याद रखना, कॉन्करेंट लिस्ट तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है 100%। सेंट्रल लिस्ट मतलब सेंटर गवर्नमेंट रूल बनाएगी, स्टेट मतलब स्टेट बनाएगी, और कॉन्करेंट पे दोनों बना लेंगे। कॉन्करेंट में हमें 2-3 याद रखने चाहिए, कौन कौन से? एजुकेशन, एजुकेशन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं, और हेल्थ, हेल्थ पे सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं। वेट्स एंड मेजर्स, सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं, और फॉरेस्ट, सेंटर एंड स्टेट दोनों बनाते हैं। ऐसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमें 4-5 याद रखने चाहिए। चलें आगे, बोलो पक्का? नाउ कमिंग ऑन टू शेड्यूल 8। व्हाट इज शेड्यूल 8 अबाउट? लैंग्वेजेस। इनिशियली हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर देयर ऑफिशियल जब हमें आज़ादी मिली? 14। आप कितनी है? 22। अरे ये शेड्यूल 8 की लैंग्वेजेस, फ्लैट 2014 PYQ, प्लीज चेक। चलें आगे, शेड्यूल 9 क्या है? इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन आया, जल्दी बताओ। हमें ये समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, इसलिए 26 नवंबर को बोलते हैं लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी को हमने इन्फोर्स किया 1950 में, इसलिए 26 जनवरी क्या कहलाता है? रिपब्लिक डे। व्हाट डू वी मीन बाय रिपब्लिक? वेरी गुड। इसका हेड, जो जब हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो वो क्या हो जाता है? रिपब्लिक। इज अमेरिका रिपब्लिक? यस। डोनाल्ड ट्रंप इज इलेक्टेड। इज इंडिया रिपब्लिक? यस, बिकॉज द्रौपदी मुर्मू जी इज इलेक्टेड। इज ब्रिटेन रिपब्लिक? नो, बिकॉज द क्वीन इज देयर। समझ में आया? गणतंत्र, देश का जो सर्वोच्च पद है वो हर नागरिक के लिए एप्लीकेबल है ना? पक्का? 100%। अब ये देखो, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी करने थे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लेक्सिबल। अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहली बार अमेंडमेंट किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला अमेंडमेंट किया 1959 में, 51 में, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने ऐड की शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 क्या कहता है? देखो, शेड्यूल 9 में ये बोला गया कि शेड्यूल मतलब लिस्ट, लिस्ट बन गई। शेड्यूल 9 बोलता था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने शेड्यूल 9 ऐड किया, क्योंकि देखो इनिशियली कितने शेड्यूल थे? 8, अब कितने हैं? 12। तो 9, 10, 11 और 12 बाद में ऐड होंगे। तो 9 जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आएगा। 10वां किससे आएगा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th किससे आएगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और 12th आएगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। समझ में आया? ये अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। पक्का? अब देखो, शेड्यूल 9 में हमने क्या किया, हमने बोला कि वो लॉज जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं पॉसिबल होगा उनको इसमें डाल दो। ठीक? क्यों? उस समय क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट। अब देश का विकास करना जरूरी था,
1950 में हम रिपब्लिक बने थे, नए पुल बनाने थे। अब ये मान लो ये है इंडिया, यहाँ पे एक नेशनल हाईवे बनाना है। नेशनल हाईवे में मुझे यहाँ पे अर्चित प्रॉब्लम दे रहा है, अर्चित कह रहा है मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा और जाना कोर्ट चलेगा। अब जब कोर्ट जाऊंगा तो अर्चित वहाँ पे आके बोलेगा ना कि भाई लैंड इज अ फंडामेंटल राइट, आई वोंट गिव इट टू यू, 91F जी, है ना, पक्का। उस टाइम की बात करें 51, ठीक। तो अभी नेहरू जी को भी मालूम है कि जब मैं कोई डेवलपमेंट करने जाऊंगा, मुझे आईआईटी कानपुर खोलना है, मैं बोलूंगा ज़मीन दो, तो एक ज़मींदार बोलेगा नहीं दे रहा, तो कैसे करूंगा डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं एक कानून बनाने जा रहा हूँ, उस कानून के थ्रू मैं अगर कानून, मैंने कोई कानून पास कराया पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, आर्टिकल 80 फ्लैट PYQ, अगर मैंने पार्लियामेंट से कोई लॉ पास करा दिया तो वो मुझे लॉ, मैं लॉ उसको शेड्यूल में 9 में डाल दूंगा। अगर मैं कोई कानून शेड्यूल 9 मतलब लिस्ट 9 में डालूंगा तो उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। समझ में आया? इसलिए हमने लैंड कंसोलिडेशन करना शुरू किया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 1973 में आएगा एक केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग था, और जब भी एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग होती है तो जुडिशरी चुप रहती है, ये पैटर्न है। एग्जीक्यूटिव वीक होगी तो जुडिशरी हैवी हो जाएगी। 51 52 में नेहरू जी का एक मुश्त राज था। अभी तुम देखो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा 1-2 साल से बोलना शुरू कर रहा है, मोदी जी भी थोड़ा 1-2 साल से वीक हो रहे हैं। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला नहीं, बोला भाई, क्या क्या तो हो गया, अयोध्या हो गया, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, सब तो हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, आधार आ गया, जीएसटी आ गया, कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट? कभी नहीं। एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होगी तो चुपचाप रहेंगे जजेस, और वो तुम समझ पाओगे जब तुम जुडिशरी का अपॉइंटमेंट समझोगे। जाना तुमको नेताजी के ही थ्रू है, अगर इफ यू वांट टू एंटर इनटू हायर जुडिशरी, ठीक, एग्जाम नहीं होता। अब 1973 में केशवानंद भारती केस आएगा, जिसमें जजेस बोलेंगे कि 1973 से पहले तक जो भी लॉ तुमने शेड्यूल 9 में डाल दिए, कोई बात नहीं, अब हम उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको टच करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर लोग पुराने पुराने केस लाएंगे। 73 के बाद से जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ये है शेड्यूल 9। नहीं समझ में आ रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम, पढ़ ही लेना चाहिए, 2 बार PYQ आ चुका है। समझ में आया? नाउ व्हाट इज शेड्यूल 10? एंटी डिफेक्शन लॉ, लॉ में डिटेल पढ़ते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल 11 सबको पता होगा, पंचायती राज की जो लिस्ट है कि तुम मेले में टैक्स वसूल लेना, है ना, पार्किंग का पैसा ले लेना, ग्राम सड़क तुम बनाओगे। शेड्यूल 12 किसके बारे में बात करेगा? म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। शेड्यूल पढ़ के जाना, शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा जरूर। चले आगे।